कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मैक्लारन्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, ये थ्योरम यूज होते हैं, फिर हम उनको स्टेट करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जस्ट मैंने सीक्वेंसेस को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं सीक्वेंसेस की। अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस Zn is a function whose domain is the set of positive integers and whose range is a subset of complex number C is called a sequence. एक सीक्वेंस जो होता है एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स है। फाइनाइट सीक्वेंस कौन सा होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स की तादाद फाइनाइट होती है। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, लास्ट टर्म मैंने यहाँ पर 100 ली है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 100 टर्म्स मौजूद है, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया है इनफाइनाइट सीक्वेंस की भी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस Zn is said to be convergent if the limit n approaches to infinity of nth term। सीक्वेंस की nth टर्म लेनी है और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वो कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए जो कि फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट ना हो, तो फिर हम उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट का नाम देंगे। दूसरे लफ्जों में इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि Zn कन्वर्ज टू Z, ये किसी नंबर Z को कन्वर्ज करेगा। फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट such that modulus of Zn minus Z less than epsilon whenever n greater or equal to n naught। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब ये है Zn माइनस Z से मुराद एक आपने ओपन डिस्क लेनी है, ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो Z के ऊपर हो, ये Z उसका सेंटर हो और Zn उसकी सीक्वेंस की टर्म्स हो। तो यहां पर अगर मैं इस ओपन डिस्क को ड्रा कर लूं तो ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। ये सेंटर कौन है? ये Z है, ठीक है, Z पर सेंटर है और इसका रेडियस हमने कितना लेना है? तो रेडियस इसका बन जाएगा एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो है इसका रेडियस है। अच्छा, अब यहां पर ये जो मॉडुलस होता है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस देता है। इसका मतलब ये होगा कि जो Z1 है उसका डिस्टेंस आप इस Z से मालूम करें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। दूसरे लफ्जों में जब n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट हो, मसलन n की काफी सारी वैल्यूज होंगी, Z1 होगा, n की वैल्यू 1 है, Z2 होगा, n की वैल्यू 2 है, चलते जाए, कोई सपोज कर ले कि 100 तक आप चले जाते हैं, n आप ले लेते हैं 100। अब 100 के बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं, Z101 है, Z102 है, वो सारी की सारी इस डिस्क के अंदर आना शुरू हो जाए। दूसरे लफ्जों में वो इस Z को अप्रोच करने लग जाएं, तो फिर आप उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस का नाम देंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस व्हिच इज नॉट कन्वर्जेंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे सीक्वेंस को तो इसकी जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी। n की वैल्यू अगर हम सपोज ले लेते हैं 1, तो n की वैल्यू 1 लेने पर ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो बन जाएगा -1। n अगर आप 2 लेते हैं तो वो 3 बन जाएगा, तो माइनस आयोटा बटा 2 आ जाएगा। ये सेकंड टर्म है। इस तरह अगर आप 3 लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाता है। और इसी तरह अगर आप इसमें 4 पुट करते हैं तो वो 5 आ जाएगा, जस्ट आयोटा बटा 4 आ जाएगा। और अगर उसमें 5 रखेंगे तो फिर वो -1/5 आ जाता है। अब इसकी पिक्चर अगर आप ड्रा करते हैं यहाँ पर,
तो देखें सबसे पहले पहली जो टर्म है वो है -1, तो -1 यहां पर आएगा नेगेटिव रियल एक्सिस पे। उसके बाद -i/2 ये नेगेटिव y पर आ जाएगा -12, और 1/3 ये उससे भी स्मॉलर होता चला गया, और -1/5 तो ये उससे भी स्मॉल होता चला गया। इसी तरह अगली भी अगर आप रकम लेते हैं तो अब आप देखें इन तमाम को अगर आप देखें गौर से तो ये इस तरह की एक डायग्राम बनती जा रही है। जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह स्पाइरल बनाते हुए 0 के पास आते जा रहे हैं। रियल एनालिसिस के अंदर लिमिट का मतलब ये होता था कि एक पॉइंट a है और फंक्शन में कोई वैल्यू l है यहां पर, तो जब आप a को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से आए तो भी फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच करें, और इस तरह से सिर्फ आपके पास 2 वे लिमिट होती थी। लेफ्ट हैंड लिमिट उसको कहते थे और राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर किसी भी नंबर को अप्रोच करने के लिए आप किसी भी साइड से आ सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच करते करते आप कहां पर पहुंचे, 0 पर पहुंच जाए, तो इसकी जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो 0 आएगी। नीचे मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है जो कन्वर्जेंट नहीं है। अब इस सीक्वेंस को अगर आप इसकी टर्म्स की सूरत में लिखें तो n को आप 1 लेंगे तो वो 1 प्लस आयोटा आ जाता है। n को अगर आप 2 लेंगे, n की जगह 2 रखेंगे -1 आएगा, वो 0 आ जाएगा। और n अगर आप 3 लेते हैं तो वो 1 माइनस आयोटा बन जाएगा। n अगर आप 4 लेते हैं 2 बन जाएगा। अगर 3 ले लेते हैं तो वो फिर 1 माइनस n की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो वो 1 माइनस आयोटा फिर बन जाएगा। और अगर आप 4 ले लेते हैं तो उस सूरत में भी यहाँ पे 1 लिया, फिर आपने 2 लिया, फिर आपने 3 लिया और फिर 4 लिया। अब यहाँ पर आपने 5 लेना था तो 1 प्लस आयोटा आएगा। 6 लेंगे तो वो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें अगेन वही नंबर्स आना शुरू हो गए। 1 प्लस आयोटा आया, 0 आया, 1 माइनस आयोटा आया। इस तरह नेक्स्ट आपके पास 1 माइनस आयोटा और उसके बाद फिर 2 आ जाएगा। इसका मतलब इनकी अगर आप पिक्चर ड्रा करते हैं तो बेसिकली जो 1 प्लस आयोटा है ये नंबर यहां पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 0 तो फिर ओरिजिन पर ही होगा, और 1 माइनस आयोटा ये यहां पर नंबर एग्जिस्ट करेगा, और जो 2 है ये रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखें आप इंक्रीज करते जाए नंबर तो ये इसी स्क्वायर के ऊपर या ये जो भी पैरेललोग्राम है इसके ऊपर ही आप फिरते रहेंगे, किसी नंबर को अप्रोच नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये किसी नंबर को कन्वर्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस को डील कर रहे हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के भी 2 पार्ट्स होंगे, एक रियल पार्ट होगा वो भी एक सीक्वेंस होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, और जब ये किसी नंबर को अप्रोच करेंगे तो जिसको अप्रोच करेंगे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका भी एक रियल पार्ट होगा और उसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जब आप ये कहते हैं कि Zn अप्रोच करता है Z को, Zn किसको अप्रोच करता है, Z को, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब उस सीक्वेंस का रियल पार्ट उस नंबर के रियल पार्ट को अप्रोच करेगा और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो उस नंबर के इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, इसी प्रीवियस थ्योरम को समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल ले ली। अब मैं पहले तो इस सीक्वेंस को इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूं। उसके लिए मुझे नीचे ये जो आयोटा वाली रकम है इसको खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने n-2n आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बटा दोनों का मैंने सेपरेट करके ये रियल पार्ट बन गया और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन गया।
अब रियल पार्ट की अलग आप लिमिट निकाल लें, इसकी लिमिट 2/5 निकल आएगी। जब n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तो ये इंफिनिटी आएगा, तो ये 0 हो जाएगा और इधर 2/5 आ जाता है। इमेजिनरी पार्ट की लिमिट अलग निकाल लें, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा और ये भी 1/5 आ जाएगा। तो इसीलिए जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये वाला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करेगा 2/5 और प्लस आयोटा 1/5। इस नंबर को ये सीक्वेंस जो है ये अप्रोच कर जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम्स ऑफ लिमिट है, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि सम की जो लिमिट होती है वो उनके लिमिट ऑफ सम्स के इक्वल होती है। दो सीक्वेंस का जो डिफरेंस की लिमिट होती है वो उनकी लिमिट्स के डिफरेंस के इक्वल होती है। इसी तरह प्रोडक्ट की लिमिट भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वोशिएंट की, ये बेसिक जो लिमिट्स के थ्योरम हमने एफएससी में भी पढ़े और यूज भी करते हैं हम इनको, तो बहरहाल याद रखने के लिए। नेक्स्ट आपके पास ये थ्योरम भी हमने बारहा पढ़ा हुआ है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिक। कभी भी लिमिट के आंसर एक से ज्यादा नहीं आएंगे, एटमोस्ट ओनली वन आंसर आएगा। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। उसके बाद अगर कोई nth टर्म है किसी सीक्वेंस की जो अप्रोच करती है z को, फिर अगर आप फर्स्ट nth टर्म का सम लेंगे और उसको n पर डिवाइड कर देंगे, उस सम को n पर डिवाइड करेंगे, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी उसी z को अप्रोच कर जाएगा। इसकी एग्जांपल आगे मैंने रखी हुई है, वो भी देखेंगे। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस अप्रोच करता है z को, तो उसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू सीक्वेंस होगा वो भी उस z के मॉड को अप्रोच करेगा। जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिमिट को समझने के लिए कि लिमिट आपने इवेलुएट किस तरह करनी है। ये सीक्वेंस ऑफ लिमिट भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस दफा जो मैंने पीपीएससी का पेपर दिया, या जिन लोगों ने पीपीएससी का पेपर दिया था, तो उन्हें पता होगा कि इस तरह का एक सवाल पेपर में पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन भी लेंथी था, एक दफा मैंने छोड़ दिया, फिर उसको दोबारा वापस आके उसको इवेलुएट किया। वेरी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन हो गया। तो बहरहाल ये टेक्निक्स अगर आती हो तो फिर ज्यादा काम भी हम थोड़े वक्त में कर सकते होते हैं। जी, इसकी आपने लिमिट को इवेलुएट करना है। अब लिमिट को इवेलुएट करने के लिए वही बेसिक टेक्निक्स हैं। यहां से आपने डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेकर इस n से कैंसिल कर दिया, तो ये रकम आ गई आपके पास। इसी तरह इस डिनोमिनेटर से भी n को कॉमन लेकर आपने उसको कैंसिल किया, ये आ गया। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 1/इंफिनिटी आएगा और ये भी समथिंग ओवर इंफिनिटी आएगा, तो ये दोनों जीरो हो गए। तो ये रिजल्ट आपके पास 1 माइनस आयोटा निकल आया। बिल्कुल यही टेक्निक हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। न्यूमिरेटर से भी हम n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और फर्स्ट फैक्टर से भी n कॉमन लेते हैं, और सेकंड से भी n कॉमन लेकर, तो ये आपके पास n स्क्वायर और n स्क्वायर आ जाता है। बाकी ये 1/n वाली सारी टर्म्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो आयोटा बाय 2 इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर टेक्निक के तौर पे दी हुई है कि इस तरह का सीक्वेंस आ जाए जो उसके रूट्स की फॉर्म में और दरमियान में उसके नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव हो, तो उसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसको आप इवेलुएट करेंगे। तो ये टेक्निक भी आप देख लीजिएगा। जी, वही थ्योरम जो मैंने कहा कि उसकी एक एग्जांपल मैंने दी हुई है। अब यहाँ पर आपको ये लिमिट दे दी जाती है कि इसको इवेलुएट करें। अब यहाँ पर जो nth टर्म है 1/n, इसको अगर आप देखें तो ये nth टर्म ये जीरो को अप्रोच करती है। इसीलिए ये सारी जो रकम है, ये सारा सीक्वेंस की nth टर्म जो है ये भी इस जीरो को ही अप्रोच करेगी। तो इसकी जो लिमिट का आंसर है वो जीरो आएगा। जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।